नमस्कार प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज फिर वही जो कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान है उसका भाग दूसरी जो किताब चलती, 3 किताबें चलती, इसमें भाग 2 है, उसका नाम है संसाधन एवं विकास। उसका पार्ट दूसरा लेकर हाजिर हूँ। पहला पार्ट मैंने आपको दे दिया है, पहले पार्ट से आगे बढ़ करके आप बताएंगे। ध्यान रहे, कोई भी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा है, पुलिस है, पटवारी है, टीचर भर्ती है, रीट वगैरह है, प्री BSTC वगैरह, सब में से किताबों से प्रश्न आते हैं। NCERT आधारित किताब में ही से प्रश्न आते हैं, न कि गाइडों से। इस पूरी किताब का मैंने यहाँ पर जो सार है वो आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान रहे, ये पार्ट 2 है और अब शुरू करता हूँ। ये दिनेश जहांगीर के नाम से आप इंग्लिश में DINSJNGIR जहांगीर के नाम से अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको और भी वीडियो मिल जाएंगे। अगर और भी देख रहे तो क्वालिटी बढ़ा लें आप साफ करने के लिए, क्योंकि आप जब यूट्यूब चलाएंगे तो इधर 3 टिन के आएंगे ऊपर, तो 3 टिन के वो दबाएंगे तो इधर क्वालिटी आती है, उसको 480 करना है, ठीक है ना, या 460 वगैरह। तो ध्यान रहे, वो क्लियर दिखाई देगा साफ साफ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे तक पहुंचाएं। सभी 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए, पूरे राजस्थान के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। साथ में प्रतियोगिता भर्ती की तैयारी करने वाले जो किताबों से पढ़ते हैं, उनको किताबें नहीं मिलती, मैं उनको पूरा सार दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2 में कौन कौन से प्रश्न हैं उनकी बात करता हूँ। तो इसमें एक ये दे रखा है, काजीरंगा। हाँ बेटा, हाँ बोल। हाँ हाँ ठीक है। काजीरंगा अभयारण्य, ये प्रश्न दे रखा है। वैसे तो हर किताब में मिल जाएगा, लेकिन सिंपल मत मानना। काजीरंगा अभयारण्य है कहाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूनेस्को के विश्व धरोहर में सम्मिलित है। तो काजीरंगा अभयारण्य है वो अपने जो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य हैं, उन्हीं में से एक राज्य में से ये है। ये नक्शा लीजिए भारत का, और यहाँ पर ये इस प्रकार से, ये है असम राज्य। कौन सा है? असम। तो असम में है कौन सा? काजीरंगा अभयारण्य। आपको अच्छी तरह पता है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक बार पूछा जाता है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? तो काजीरंगा अभयारण्य। ये प्रश्न दे रखा है सीधा सीधा उसमें किताब में। अगला जो प्रश्न है इसमें वो पूछ रखा है कि दुर्लभतम हीरा कौन सा है? दुर्लभतम हीरा। देखो, दुर्लभ वो होता है जो बहुत कभी कभार मिलता है, लेकिन दुर्लभतम हीरा तो वो हो गया जो मतलब आप बहुत सारे लोगों ने तो देखा ही नहीं कभी। दुर्लभतम हीरा कौन सा है? तो हीरा आपको पता है कि हीरा सफ़ेद भी होता है, अलग अलग कलर का होता है, लेकिन जो दुर्लभतम है, बहुत कम मिलता है, वो है हरा हीरा। बहुत सिंपल बात है, लेकिन भाई हमें जब हम पढ़ेंगे किताब से तब हमें पता चलेगा। अब यही पूछ रहे हैं, प्रश्न आ जाए, दुर्लभतम हीरा है सफ़ेद, हरा, नीला और गुलाबी, तो फिर आप फंस जाएंगे। फिर भले ही सट्टे मारते रहें, तो जो सबसे कम मिलता है, बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है दुर्लभतम हीरा, वो है हरा हीरा, ठीक है ना। इसके बाद में अगला है, वो ये प्रश्न है, विश्व में मैं सिर्फ आपको सार दे रहा हूँ। तो प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं या फिर कक्षा में पढ़ते हैं, तो बच्चों को जिस पॉइंट पर फोकस रखना चाहिए, ये चीज़ अगर याद कर लेगा तो उसके नंबर अच्छे बढ़ेंगे, साथ में आगे भी दिक्कत नहीं आएगी। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? बॉक्साइट क्या होता है? देखिए, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एस्क है। किसका है? एल्यूमिनियम का एस्क। आपको पता है, एरोप्लेन होती है, हवाई जहाज होती हैं, हवाई जहाज लोहे की नहीं बनाई जाती, कभी भी लोहे की नहीं बनाई जाती। किसकी बनाई जाती है? एल्यूमिनियम की, क्योंकि एल्यूमिनियम भार कम होता है और एल्यूमिनियम अलोह धातु है, अर्थात उसको चुंबक नहीं पकड़ती। पृथ्वी में भी चुंबक है। अगर लोहे की होती तो उस जहाज को पृथ्वी
चुंबकीय तत्वों के कारण, चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण के कारणों को खींचती, इसलिए एल्यूमिनियम हल्का होता है और उसको चुंबक खींच नहीं, चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण से वो बाहर हो जाता है। इसलिए ध्यान रहे हवाई जहाज एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। तो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम का एस किसको बोलते हैं? एस उसको बोलते हैं कि मान लीजिए आप पृथ्वी से कचरा निकाला हमने, उस कचरे में पत्थर है, मिट्टी है, बॉक्साइट है, तो उस बॉक्साइट को साफ करेंगे तो उससे क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम बन जाएगा। समझ में आ गया होगा? एस किसे कहते हैं? तो बॉक्साइट कह दो या एल्यूमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, अर्थात बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके बाद में कई बार पूछा जाता है, कई बार आ जाता है काल गुरली। काल गुरली ये खान है, एक कुलगाड़ी है, कुलगाड़ी। काल गुरली और कुलगाड़ी ये खदान है भाई, खान, खनिज निकलने वाली। क्या निकलता है इनमें? तो ध्यान रहे इनमें निकलता है सोना, सोने की प्रसिद्ध खान है। ये है कहाँ? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ध्यान रहे पूछ रहे ऑस्ट्रेलिया में 2 सोने की प्रसिद्ध खान कौन कौन सी हैं? कालगुरली और कुलगाड़ी। उल्टा पूछ सकते हैं कि कुलगाड़ी, कुलगाड़ी सोने की खान किस देश में है? तो आप सोचें तो सुना ही नहीं है, जबकि 8वीं की कक्षा में किताब में आसानी से लिखा हुआ है। तो ध्यान रहे ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये क्लियर हो गया आपके यहाँ तक। अब आगे क्या लिखा हुआ है वो भी मैं बता देता हूँ साफ साफ, इसमें बहुत आसानी से धीरे धीरे बता रहा हूँ। देखो वो बात है नहीं कि इसमें आपको कोई मनोरंजन वगैरह, मनोरंजन अगर आपको देखना तो टीवी में देख लेना, मोबाइल में देख लेना, टिकटॉक के इनके लगे रहना भाई, अपना जीवन खराब करना चाहते हो। अगर आप पढ़ना चाहते हो उनके साथ, मनोरंजन के साथ, तो देखो धीरे धीरे ऐसे पढ़ना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। अगला है जीवाश्म ईंधन। ये कई बार आ चुका है जीवाश्म ईंधन वाला, ये टीचर भर्ती में भी आ चुका है जीवाश्म ईंधन। अब इसको पसंद बनाए, ऐसे बना दे जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन ध्यान रहे, एक तो है कोयला, दूसरा है गैस, और तीसरा पेट्रोलियम मान ले या तेल मान ले, बात एक ही है। तो ध्यान रहे इसको अगर प्रश्न बना दे जीवाश्म ईंधन है और चौथा दे दे उपयुक्त सभी, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सभी। ध्यान रहे कोयला, गैस, तेल ये सारे के सारे जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? ये जीव जंतुओं से बने हुए हैं, यानी कि कभी प्राचीन काल में लाखों वर्ष पूर्व जो पेड़ पौधे नीचे दब गए उनसे कोयला बन गया, ठीक है ना। और वही जीव जंतु, पशु, मानव या अन्य जैसे जानवर खूब हैं, जितने भी हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं जानवर हैं, वो नीचे दब गए, उनसे बन गया तेल और गैस। तो ये ध्यान रहे ये हमारे पूर्वज थे जीवाश्म ईंधन बनाने वाले। हमारे पूर्वज कभी एक कोशी के जीव रहे होंगे, फिर वो धीरे धीरे बंदर बने और बंदरों से मानव बना। तो हमारे पूर्वज हैं, उनसे मानव बना। हमारे पूर्वज हैं, उन्हीं से क्या बना? कोयला, गैस और तेल। और इसी को हम आज गाड़ियों में वापस जला रहे हैं, वापस फूक रहे हैं, उनको फिर दुख दे रहे हैं। तो इसलिए ये पृथ्वी में संसाधन बचाएं ताकि सतत पोषणीय विकास हो, भविष्य की पीढ़ी के लिए बचत रहे। तो जीवाश्म ईंधन समझ में आ गया। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं? कोयला, गैस और तेल, ये जीवाश्म ईंधन है, ध्यान रहिए। इसके बाद में अगला है, कई बार पूछ रहा था तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा है वो क्या है? तो ध्यान रहे तापीय ऊर्जा कोयले से बनाई जाती है। कोयला है, उससे वो पानी को गर्म करके उसे भाप से टरबाइन घुमाए जाते हैं। और हमेशा तापीय ऊर्जा कोयले से
उत्पादन होने वाली ऊर्जा को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। ध्यान रहे, एक होता है भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय क्या होता है? भूतापीय होता है पृथ्वी के नीचे से जो गर्मी है उसको बाहर ला करके उससे मतलब ऊर्जा के रूप में प्रयोग करना भूतापीय होता है। जबकि तापीय ऊर्जा हमेशा ध्यान रहे कोयले से ही, अधिकांश, जरूरी नहीं है, तेल गैस से भी तापीय बनाई जा सकती है, लेकिन तापीय ऊर्जा का उदाहरण क्या है? कोयला ही है। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं कि सोना का नाम सुना होगा आपने। सोना वैसे भी महत्वपूर्ण है और फिलहाल सोने के भाव हैं वो 57,000 चल रहे हैं, यानी इस लॉकडाउन के बाद में ज़बरदस्त उछाल हुआ है। पर सोना तो पीला होता है, बोला ना पीला सोना, पर ये काला सोना क्या है? प्रश्न पूछ रहा है काला सोना है, किसका उपनाम है काला सोना? तो काला सोना ध्यान रहे अलग अलग होता है। अगर यही बात करें हम कृषि क्षेत्र में तो अमल, डोडा वगैरह, पोषक वगैरह नाम सुना आपने, अफीम वगैरह, उसको काला सोना कहते हैं क्योंकि वो महंगा होता है, सोने की तरह ही कॉस्टली। यहाँ काला सोना है वो खनिज की दृष्टि से बात करूँ मैं काले सोने की, तो काला सोना पेट्रोलियम को कहेंगे। किसको कहेंगे? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का मतलब ये है ओलियम, पेट्रोलियम, चट्टान के अंदर जो तेल गैस को कहें तो तेल है, कोई सा भी तेल और डीजल पेट्रोल वगैरह सब मिक्स गाढ़ा द्रव है जिसमें डामर भी होता है, सबको मिक्स मिलाकर के पेट्रोलियम कहेंगे, उसको कहते हैं काला सोना। इसके बाद में ये भी ध्यान होगा काली क्रांति, कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति है वो इसीलिए चलाई गई कि पेट्रोल का उत्पादन बढ़े। ठीक है। और अगला जो है वो प्रश्न आपको पूछ सकते हैं कि काला सोना अर्थात पेट्रोलियम उत्पादन का क्षेत्र कौन कौन सा प्रसिद्ध है भारत में? पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? मोस्ट है। तो ध्यान रहे, एक तो पूछ सकते हैं आपको डिगबोई। क्या पूछ सकते हैं? डिगबोई। क्या है डिगबोई? डिगबोई एक जगह है, कहाँ है? असम में सबसे पहले तेल निकाला गया था भारत में वहाँ। तो डिगबोई तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। एक बॉम्बे हाई है, बॉम्बे हाई। आपको पता है इधर अरब सागर है, क्या है? अरब सागर। इधर बंगाल की खाड़ी है और ये दोनों हैं हिंद महासागर के भाग हैं। हिंद महासागर, इन तीनों का मिलन होता है कन्याकुमारी में। बंगाल खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का मिलन कन्याकुमारी, तमिलनाडु का दक्षिणतम बिंदु है, यहाँ मिला होता है। ये श्रीलंका है, हिंद महासागर के भाग है बंगाल खाड़ी और अरब सागर। अरब सागर में ये मुंबई शहर है, इस मुंबई से 200-250 किलोमीटर इधर समुद्र में यहाँ पर बॉम्बे हाई जो स्थान है वहाँ सम्राट सागर के नाम से कुआं है तेल का। सागर में है भाई, इसलिए सम्राट सागर कुआं है तेल का, वहाँ तेल निकलता है। ये सबसे बड़ा कुआं है तेल का। भारत में सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक सबसे बड़ा कुआं कौन सा? तो बताइए बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ेगा, क्योंकि वह तो समुद्र में है लेकिन महाराष्ट्र में है, ध्यान रहे। तो ये बॉम्बे हाई हो गया। तेल उत्पादन क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, पूछ लें तेल उत्पादन क्षेत्र कौन कौन सा है? तो डिगबोई, बॉम्बे हाई, और तीसरा पूछे तो आपको बताना बाड़मेर। आपको पता है बाड़मेर में कवास के आसपास जो मंगला है, ऐश्वर्या है, भाग्यम है, एमबीए जिसको बोलते हैं, उस क्षेत्र में तेल के भंडार है। तो तेल भंडार क्षेत्र कौन कौन से भारत में? डिगबोई, बॉम्बे हाई और बाड़मेर। अब ये 8वीं कक्षा में कई बार मैप भी आ जाता है। मैप आता है तो उसमें पूछ लेते हैं कि भाई ये स्थान दर्शाइए, तो आपने टॉपिक पढ़ा है इसी में पूछ लेंगे बॉम्बे हाई कहाँ है, बाड़मेर कहाँ है, डिगबोई, तो ये 5 नंबर का 2 और दे देंगे कोई। तो ध्यान रहे, समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आसानी से भर सकते हैं। डिगबोई पूछे तो असम में, बाड़मेर राजस्थान में हो गया, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में हो गया। तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। आगे की बात करूँ मैं तो अगला जो प्रश्न है वो बनता है सीएनजी गैस पर। सीएनजी गैस पर भी दे रखा है इस किताब में सीएनजी। आजकल तो गाड़ियाँ आ गई हैं सीएनजी की, जितनी भी अपने पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं वो सीएनजी गैस से चलने लगी है।
पहली बात तो सीएनजी का हिंदी में नाम पूछ लेते हैं, पूरा नाम पूछ लेते हैं। तो ये है संपीड़ित, क्या बताओगे? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। अगर अंग्रेजी में ही करें तो इसको बोलेंगे कॉम्प्रेस्ड, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सी का कॉम्प्रेस्ड हो गया, एन का नेचुरल हो गया और जी का गैस हो गया। यहाँ कॉम्प्रेस्ड का मतलब होता है दबाना, दबाना का मतलब संपीड़ित करना। और आपको अच्छी तरह पता है गैस है सीएनजी गैस, नाम सुना होगा आपने सीएनजी गैस। प्रश्न पूछते हैं कई बार, राजस्थान पुलिस में प्रश्न आया हुआ है। एलपीजी, एलपीजी सबको पता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी गैस घरों में काम में ली जाती है, रसोई में। पूछ लेते हैं एलपीजी गैस में सिलेंडर में गैस जो होती है वो किस अवस्था में होती है? ठोस, द्रव्य, गैस, कोयली। चौथा ऑप्शन आ गया। तो ज़्यादातर गैस करते हैं कि गैस है तो गैस ही होगी, ध्यान रहे। उस सिलेंडर को हिला के देखना, आप पानी की तरह झिलकेगा, द्रव्य के रूप में होती है, इसीलिए तो बोलते हैं लिक्विड, एल लिक्विड पेट्रोलियम गैस। समझ में आ गया? ऐसे ही इसको दबा करके इस गैस को कॉम्प्रेस्ड करके प्राकृतिक गैस को ही इसको संपीड़ित बोल देंगे, और कॉम्प्रेस्ड को हिंदी में बोल देंगे संपीड़ित। तो ये बन गई सीएनजी। ये पर्यावरण हितैषी होती है, पर्यावरण को नुकसान बहुत कम पहुंचाती है, सस्ती आती है, किलो में आती है। इसलिए दिल्ली है, एनसीआर क्षेत्र है, गुड़गांव, इधर तो सीएनजी गैस के कार्य लाते हैं। मात्र 1.5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से खर्चा आता है उनको। 300 रुपये में नारनौल है, हमारे गांव से दिल्ली जाकर के आ जाते हैं 300 रुपये में गाड़ी से। तो समझ सकते हैं आप कि सीएनजी गैस कितनी महत्वपूर्ण है। इस पर प्रश्न आ सकता है कि पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन कौन सा है? पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन, ऑटोमोबाइल बोलते हैं कार, मोटरसाइकिल, बस जितनी भी हैं इन सबको क्या बोलते हैं? ऑटोमोबाइल्स बोलते हैं। तो पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल्स गैस कौन सी है? तो ये हो गई ना सीएनजी गैस, ठीक है ना। इसके बाद में प्रश्न आपको पूछ सकते हैं आगे, जो आपने कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा और बहुत सिंपल दे रखा है। या तो आप आईएएस की तैयारी करेंगे तब मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, या यहाँ 8वीं कक्षा में मिल जाएगा। बता रहा हूँ क्या प्रश्न है। प्रश्न ये है, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन केंद्र, विश्व का प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र। सबसे पहले जल से बिजली कहाँ बनाई गई थी, किस देश में बनाई गई थी? तो ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, आपको पता है। यूरोप महाद्वीप है इस प्रकार से है, यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। ये एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया, इधर अमेरिका हो गया, ठीक है ना। अमेरिका दिखाई नहीं देगा क्योंकि पृथ्वी पर तो एक ही साइड दिखाई देगा, आधा ही तो। इसको अगर खोलेंगे, ये द्विआयामी चित्र बनाएंगे इसका, तो मैं अमेरिका बना सकता हूँ। इसको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये अफ्रीका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये एशिया हो गया, इसमें भारत हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यूरोप महाद्वीप का सबसे उत्तर में जो देश है उसको बोलते हैं नॉर्वे। क्या बोलते हैं? नॉर्वे। नॉर्वे में आधी रात को सूर्य चमकता है, ध्यान होगा। ये सिंपल बात है, सिंपल क्वेश्चन सबको पता है। क्योंकि आधी रात को सूर्य इसलिए चमकता है कि 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात सिर्फ उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर ही होती है। जब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने के दिन होंगे तो आधी रात को भी वहाँ तो दिन रात होगी ही नहीं, इसीलिए तो बोलते हैं आधी रात को। मिडनाइट सनराइज, आधी रात को सन सूर्य राइज उदय होता है। कहाँ होता है? नॉर्वे में। तो ध्यान रहे, सबसे पहले जल विद्युत यानी जल से बिजली कहाँ बनाई गई थी, उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया था? नॉर्वे में। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद में अपने प्रश्न पूछते हैं भारत से संबंधित, और भारत से संबंधित क्या पूछते हैं वो भी बता देता हूँ आपको। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रहे। ये आप जो लिख रहा हूँ ये इतना महत्वपूर्ण है कि पूछते हैं भारत में जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। मैप में भी पूछ लेते हैं, कई बार बच्चों से पूछ लेते हैं कि ये कौन सी जगह है। तो ध्यान रहे, मैप भी तैयार हो जाएगा आपका 5-6 नंबर का,
और ये प्रश्न उत्तर भी तैयार हो जाएंगे। देखिए क्या क्या पूछते हैं। पहला है सलाल। सलाल सलाल जल विद्युत परियोजना। कहाँ है? तो ध्यान रहे, सलाल जल विद्युत परियोजना ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ये इधर है, ये लद्दाख हो गया। लद्दाख की राजधानी तो ले होगी, ले बन गई, लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, J&K। यहाँ एक चिनाब नदी बहती है। कौन सी नदी? चिनाब। उस चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में सलाल बांध बनाया गया था। और सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार 3 बांध हैं। बगलिहार का तो विरोध भी किया था पाकिस्तान ने। तो इसमें सलाल दे रखा है 8वीं कक्षा में, है तो 3 पर मैं 3 सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार पर मैं आपको एक ही बता रहा हूँ, क्योंकि जब किताब 8वीं की है तो इतना बताओ ना। और ये अक्सर पुलिस में भी इतना ही पूछते हैं, ज़्यादातर छोटी भर्तियों में ना 8वीं तक के लेवल लेकर के पूछते हैं प्रश्न। तो सलाल, दुलहस्ती, सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर, ठीक है। कुछ भरवाले सलाल जल विद्युत परियोजना तो यहाँ बनेंगे जम्मू कश्मीर में। क्लियर हो गया। दूसरी बात करूं तो दूसरा पूछ सकते हैं भाखड़ा नांगल। अकेला पूछ रहे भाखड़ा जल विद्युत परियोजना। तो भाखड़ा जल विद्युत परियोजना ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। ये है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। और सतलज नदी है, वो चीन से, तिब्बत से, राक्षस ताल झील से निकल के और शिपकिला दर्रे, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। फिर उसके बाद में जो पंजाब बॉर्डर के पास पहुंचती है नदी, कौन सी? सतलज नदी। तो सतलज नदी पर एक बांध बनाया गया है, भाखड़ा बांध। इस भाखड़ा बांध का जब उद्घाटन किया था 1955-56 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो इसको कहा था ये तो विराट चमत्कारित वस्तु है। अर्थात ध्यान रहे, कंक्रीट, सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ सीधा खड़ा बांध में विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। सीमेंट और कंक्रीट से एकदम सीधा खड़ा करने वाले, सीधा खड़ा बांधों में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो बताएंगे भाखड़ा बांध। और भाखड़ा बांध है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ये जल विद्युत परियोजना है, बहुत बड़ी, लगभग 1500 मेगावाट बिजली बनती है। नांगल जोड़ दें तो नांगल पंजाब में है। भाखड़ा नांगल हो गया, भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में, नांगल पंजाब में। क्लियर हो गया। अगला पूछे भाखड़ा जल विद्युत परियोजना मैप में दर्शाइए। अगर मैप आ गया तो आप हिमाचल प्रदेश भर दें। इसके बाद में गांधी सागर जल विद्युत परियोजना। गांधी सागर जल विद्युत परियोजना, गांधी सागर। तो गांधी सागर जल विद्युत परियोजना है, ये है मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। देखिए ये अपना राजस्थान है इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे। यहां से जनापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती। कौन सी? चंबल। और ये फिर अंतर्राज्यीय सीमा, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा, ये MP है, ये राजस्थान है, दोनों सीमा बनाती हुई। और यमुना नदी में मिलती है इटावा के समीप ये नदी। कौन सी? चंबल नदी। इस चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में, यहाँ पर MP में, यहाँ पर गांधी सागर बांध बनाया गया। यहाँ बिजली बनती है, जल विद्युत, इसलिए गांधी सागर जल विद्युत। तो गांधी सागर पूछे तो चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में बता देना। इसके बाद में अगली बात करें हम, नागार्जुन सागर, बड़ी महत्वपूर्ण है, बार बार आता है प्रश्न। और विशेष तौर पर ये आर्मी में तो सबसे अधिक बार यही प्रश्न पूछते हैं। नागार्जुन, आर्मी की जो भर्ती होती है उसमें परीक्षा लेते हैं, हमेशा ये मिल ही जाता है प्रश्न। नागार्जुन सागर जल विद्युत परियोजना ये कहाँ है? तो ये ध्यान रहे, ये नदी है यहाँ पर कृष्णा नदी, नाम सुना होगा आपने। दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी तो गोदावरी है, दूसरी बड़ी नदी कृष्णा नदी। कौन सी? कृष्णा नदी है। तो कृष्णा नदी है, ये जब आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है
तो आंध्र प्रदेश के टुकड़े को टुकड़े हो गया, आजकल एक बना दिया अलग से, क्या, तेलंगाना, एक हो गया आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर हो गया। अब तो सीमा पर है तो दोनों राज्यों में थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा किसमें है, जो बिजली बनती है वो आंध्र प्रदेश में ही है अब भी। तो ये प्रश्न चेंज नहीं हुआ, नहीं हमें तेलंगाना लिखना पड़ता, पहले भी आंध्र प्रदेश में था और अब भी आंध्र प्रदेश में ही है। तो आंध्र प्रदेश में क्या है, नागार्जुन सागर जल विद्युत परियोजना। पूछे आपसे मैप में भराए तो मैप में भर सकते हैं। देखिए छोटा बच्चा है, 8वीं कक्षा में छोटा बच्चा होता है, तो मैं उसके लिए आपके बहुत सिंपल तरीके से मैप बना करके लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अपने जो राज्य हैं उन राज्यों का नक्शा बना करके फिर बता रहा हूँ आपको। तो शायद मेरे ख्याल से इतना आपको इस तरीके से प्यार से आराम से ऑनलाइन क्लास में तो नहीं मिल पाएगा। ऑनलाइन क्लास में दे दबादब पढ़ाते हैं, सच्चाई तो यही है कि जल्दी से सिमटाएं, समझ में आया तो ठीक है, या फिर आधा अधूरा दे करके ऐसे छोड़ दिया कि भाई अगला मजबूरी में होकर के अगला वीडियो देखिए। कहते कुछ है मिलता कुछ हो, कहते हैं देखिए इस वीडियो में आपने जो अभी तक ज़िंदगी में देखा ही नहीं होगा वो यहाँ मिलेगा, ऐसे सब झूठी बातें। सच्चाई ये है, अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो सच्चाई वाला कभी ऐसे नहीं होगा देखिए इसमें ये मिलेगा, अरे मिलने वाला है वो अपने आप मिल जाएगा आराम से। तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ होगी है, आंध्र प्रदेश में। एक और बता देता हूँ आपको, और वो है दामोदर। ये दे रखे कक्षा 8 में, और ये इसीलिए ध्यान रहे हम गहराई तक पढ़ते रहते हैं, प्रश्न यहीं से उठ जाते हैं, आराम से कर सकते हैं। दामोदर जल विद्युत परियोजना। तो दामोदर कहाँ है, दामोदर नदी बहुत बार सुनी होगी आपने, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में है भाई। आपको पता है पश्चिम बंगाल का शोक क्या कहलाती है, दामोदर नदी। दामोदर, ये दामोदर है, ये छोटा नागपुर का पठार है, उसके पूर्वी हिस्से से निकल करके और अर्थात झारखंड से निकल करके और पश्चिम बंगाल में चली जाती है, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में कई बार बाढ़ आती है, इसलिए दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। जैसे बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी को कहते हैं, कोसी नदी बिहार का शोक, ऐसे दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक। और महानदी है वो उड़ीसा का शोक है, उड़ीसा में महानदी बाढ़ लाती है। तो दामोदर नदी पर दामोदर बांध बनाया गया था, ध्यान रहे भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना किसको कहते हैं, कोई नदी है उस पर बड़ा बांध बना दिया, एक उद्देश्य नहीं उसके, उसमें मछली पालन हो, एक उद्देश्य हो गया, पर्यटन को बढ़ावा मिला, लोग देखने के लिए जाएंगे, पैसे आएंगे। तीसरा जल से बिजली बने वहाँ, चौथा वहाँ पेड़ पौधों में वृद्धि हो, पर्यावरण हितैषी हो जाएगा। पांचवा वहाँ की पानी भूमि में पानी की जो मात्रा बढ़ जाएगी, यानी भूजल स्तर बढ़ जाएगा। छठा फिर वहाँ से नदियाँ निकाल कर, नहरें निकाल करके किसानों को पानी पहुँचाया जाए। अनेक उद्देश्य हो गए, तो बहुउद्देश्य हो गए। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है वो दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना थी, जो अमेरिका के टेनेसी घाटी योजना पर आधारित थी। वैसे भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है वो भाखड़ा नंगल थी, लेकिन पहली कौन सी थी, दामोदर। तो दामोदर कहाँ बताओगे, दामोदर देखिए दामोदर नदी पर ही है। और नागार्जुन सागर मैंने बताया दिया आपको, कृष्णा नदी पर, गांधी सागर बताया दिया चंबल पर, भाखड़ा सतलज पर है, और सलाल है चिनाव नदी पर। ऐसे दामोदर नदी पर है, लिखने की जरूरत नहीं है। और पश्चिम बंगाल में है, कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल में है। तो ये आपको जल विद्युत परियोजनाएं समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में अब अपने बात करेंगे अगले जो परमाणु ऊर्जा की बातें दे रखी, यूरेनियम ऊर्जा की बातें दे रखी है, उसकी बात करेंगे। तो ये आपको बड़ा पार्ट हो जाएगा, अगले पार्ट में बात करेंगे ये। यानी इस पूरी किताब को हम खंगाल लेते हैं पूरी तरह। जो प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो ये न सोचे कि मुझे किताब लानी पड़ेगी 8वीं की, जरूरत ही नहीं, मैं आपको दे रहा हूँ, पूरा सार दे रहा हूँ, यानी कि एक एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, छोड़ूंगा ही नहीं। और आप तो उसमें निकाल भी नहीं पाएंगे कौन सा प्रश्न आता है, कैसे आता है। मैं आपको ये भी बता दूंगा किस प्रकार से प्रश्न आता है, कहाँ नेगेटिव बनता है, कहाँ पॉजिटिव बनता है, इसमें कैसे बन सकता है। तो इसलिए इतना ज़रूर करें, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिले, तो आप इनको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जब पढ़ते हो तो कमेंट्स करें, तो मुझे पता रहे कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। कमेंट्स में लिखें, कुछ भी लिखें कि सर इसको और गहराई तक दें, या फिर हमारी ये बात
थोड़ा स्पष्ट करें, कुछ भी लिखें आप, मेरे को पता चल जाएगा कि भी हाँ पढ़ रहे हैं। और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक तो फर्ज बनता ही। मैं आपके लिए जब गर्मी में पसीने में, देखो यहाँ पसीने आ रखी, वीडियो बना रहा हूँ, छुट्टी में पैर दुख रहे हैं भाई, 2-2 घंटे लग जाते हैं इसको सिस्टम को एडजस्ट करने में, तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते क्या? तो धन्यवाद सबको, ओके।